हाँ बेटा इधर ध्यान देना, एक्टिव मास पे बात कर रहे थे और इंटरेस्ट लेंगे। तो बेटा एक्टिव मास ऑफ एनी सब्सटेंस मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। तो बेटा किसी भी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन अगर मोल पर लीटर में काउंट करते हैं आप, दिस कॉल्ड एक्टिव मास। और एक्टिव मास डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बेटा? पूरी केमिस्ट्री में, चाहे 11-12 कोई भी केमिस्ट्री हो, अगर जैसे बेटा बी, ये बी एक सब्सटेंस है, इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के में इनक्लोज कर दिया ऐसे, तो आप इसको कैसे काउंट करेंगे? द एक्टिव मास ऑफ बी। स्क्वायर ब्रैकेट किसको इंडिकेट करता है बेटा? इज द एक्टिव मास। तो उसको क्या पढ़ेंगे आप, कैसे रीड करेंगे? एक्टिव मास ऑफ बी ऐसे लिख दिया मैंने, तो एक्टिव मास ऑफ सी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। आ रहा है समझ में? तो एक्टिव मास डिनोटेड बाय दिस स्क्वायर ब्रैकेट। याद रखिए, किसी भी सब्सटेंस का एक्टिव मास स्क्वायर ब्रैकेट से बेटा एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, क्लियर है? कहीं भूलोगे तो नहीं अब? हाँ, अब हेडिंग डालना बेटा एक्टिव मास लॉ। एक्टिव मास लॉ देखिए बेटा, एक्टिव मास का कल इसका प्रीवियस लेक्चर में एक्टिव मास का फार्मूला मैंने डेराइव किया था। इधर ध्यान देना, कुछ लोगों को तो इंटरेस्ट नहीं, क्लास में बैठे मजा ले रहे हैं। एक्टिव मास नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस के प्रोपोर्शनल है ना, वॉल्यूम के इनवर्स है। अगर बेटा एन को ओपन कर दो, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम डब्ल्यू, या मॉलिक्यूलर वेट बोलते से। तो बेटा एक्टिव मास डब्ल्यू मीन्स क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, एन की वैल्यू, एन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है बेटा? वेट ऑफ सब्सटेंस, और एम डब्ल्यू क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। तो बेटा अगर किसी सब्सटेंस की डिजायरेबल क्वांटिटी, ली गई क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी, किसी सब्सटेंस की जितनी ज्यादा क्वांटिटी लेंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स उतने ज्यादा होंगे ना। एन डब्ल्यू के प्रोपोर्शनल है ना भाई, इक्वल है ना। और मॉलिक्यूलर वेट के क्या है? इनवर्स है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में सब्सटेंस लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? ज़्यादा। और नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो एक्टिव मास भी ज़्यादा होगा ना भाई। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कौन सी चीज़ रखी पता है ना आपको? तो देखो बेटा, एक्टिव मास लॉ को समझो। एक्टिव मास लॉ क्या बोलता है, ध्यान देना। जैसे बेटा कोई भी रिएक्शन है, ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ए रिएक्टेंट है जो काहे में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? प्रोडक्ट। तो बेटा एक्टिव मास लॉ के अकॉर्डिंग एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है बेटा एक्टिव मास लॉ। इसको दिया था बेटा गुलबर्ड एंड वागे ने। किसने? गुलबर्ड एंड वागे। तो बेटा गुलबर्ड और वागे क्या बोलता है कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ एनी, व्हाट यू मीन बाय रेट, कि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट किस रेट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए। क्या बोल रहा है एक्टिव मास लॉ? क्या बोल रहा है बेटा? रेट ऑफ एनी मीन्स किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट किस स्पीड से प्रोडक्ट में चेंज होगा, कितने जल्दी प्रोडक्ट में चेंज होगा, ये डिपेंड किस पे करता है? उसके एक्टिव मास पे। अगर ज्यादा क्वांटिटी में रिएक्टेंट रखा है तो एक्टिव मास भी ज्यादा होगा, तो उसका प्रोडक्ट में चेंज होने की रेट भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा रिएक्टेंट आप लोगे बेटा इन एनी रिएक्शन, उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की रेट ज्यादा होगी। क्यों होगी ऐसा? क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप रिएक्टेंट लोगे, जनरली बेटा एक कोलिजन थ्योरी होती है। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट आपस में कोलिजन करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपस में कोलिजन करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी, डब्ल्यू की वैल्यू ज्यादा होगी तो एन की वैल्यू भी ज्यादा होगी, तो एक्टिव मास की वैल्यू ज़्यादा हो। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप रिएक्टेंट लेंगे तो क्राउड ज़्यादा होगा,
मॉलिक्यूल का क्राउड क्या होगा, क्राउड ज्यादा होगा तो कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट ज्यादा होगी। सीधा सीधा सिंपल। तो सीधे सीधे बोल रहा है बेटा एक्टिव मास लॉ कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ ए क्या है बेटा, रिएक्टेंट, या प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। मीन्स जितना ज्यादा क्वांटिटी में आप रिएक्टेंट लोगे उतना स्पीडली क्या बनेगा, प्रोडक्ट। कम क्वांटिटी में लोगे तो एक्टिव क्वांटिटी W कम तो N कम तो एक्टिव मास भी कम तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगी। W की वैल्यू ज्यादा लोगे, N की वैल्यू ज्यादा होगी तो एक्टिव मास ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। मिस कुल मिला के ज्यादा क्वांटिटी में रिएक्टेंट होगा। छोटी इधर ध्यान दे, कटंगी से आई है, उधर क्या देख रही है? मैं अच्छा नहीं दिखता मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी आपकी मजबूरी है इधर देखना। गंदा दिखता हूं लेकिन थ्योरी तो अच्छी है। ध्यान दे इधर। हे छोटे तेरे पाउच, ध्यान दे बेटा अच्छे से ना। अगर बेटा किसी रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें एक ही रिएक्टेंट बताया मैंने, इफ इन एनी रिएक्शन 2 डिफरेंट रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो बेटा इस केमिकल रिएक्शन की द रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, समझना, प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ ए, रिएक्टेंट है, एंड एक्टिव मास ऑफ बी। दोनों के बीच में कौन सा फैक्टर है, मल्टीप्लाई। दोनों को एक्टिव मास के मल्टीप्लाई के क्या होगा बेटा, प्रोपोर्शनल होगा। आ रहा है समझ में? नहीं आया तो जितनी ज्यादा क्वांटिटी में आप क्या लोगे, रिएक्टेंट, उतने रैपिडली वो काय में चेंज होगा, प्रोडक्ट। और कब ज्यादा क्वांटिटी, एक्टिव मास कब ज्यादा मिलेगा आपको, जब क्वांटिटी ज्यादा हो। ये देखो डब्ल्यू क्या है बेटा, ली गई क्वांटिटी, डिजायरेबल, अपने ऊपर डिपेंड है। ज्यादा मात्रा मिलेंगे तो एक्टिव मास ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो कोलिजन के चांसेस भी ज्यादा होंगे, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट भी ज्यादा होगी। क्योंकि रिएक्टेड मॉलिक्यूल कोलिजन करके क्या बनाते हैं बेटा, प्रोडक्ट। भाई ज्यादा क्राउड में ज्यादा क्वांटिटी में कोलिजन के चांसेस ज्यादा हो। यह है बेटा एक्टिव मास लॉ। तो लिखना एक्टिव मास लॉ ना बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हाँ नोट्स बना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the rate of any chemical reaction, the rate of any chemical reaction, the rate of any chemical reaction बेटा जो लिख रहा है इसको पहला पॉइंट कर दे, एक्टिव मास लॉ में पहला पॉइंट कर दे जो लिख रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या बेटा, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन ना प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। और जुबान पे याद होना, केवल 11th के लिए नहीं, पूरी 12th तक की केमिस्ट्री के लिए थ्योरी, समझ में आ रहा है ना। प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और एक्टिव मास का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। आ रहा है बेटा समझ में? ठीक है। तो बेटा इसको ध्यान देना। सपोज, नीचे लिखिए, सपोज ए कन्वर्ट इनटू एनी प्रोडक्ट, जो ए रिएक्टेंट है बेटा काय में चेंज हो रहा है, एनी प्रोडक्ट में, तो बेटा देन रेट ऑफ दिस रिएक्शन, क्या लिख रहा हूं, लिख ले नीचे, सपोज करके रिएक्शन लिख जिसमें ए काय में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट में, देन रेट ऑफ दिस रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एक्टिव मास लॉ, एक्टिव मास लॉ प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। और इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है बेटा, ए। अब देखिए
Then rate of this reaction according to active mass law proportional to active mass of A. अब देखिए बेटा, जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या लेके आएंगे बेटा? कांस्टेंट. तो बेटा यहां लिख देना इजिकल टू के ए. के है बेटा यहां रेट कांस्टेंट. व्हाट इज द के? रेट कांस्टेंट. लिखिए के क्या है बेटा? यहां रेट कांस्टेंट. प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे तो क्या लाएंगे? कांस्टेंट. रूल है पता है आपको? ठीक है. तो के क्या है बेटा? रेट कांस्टेंट. के की वैल्यू जो है बेटा केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. किस पर? के पर बाद में बात करेंगे, अभी नहीं. के व्हाट इज द के? रेट कांस्टेंट. बेटा अभी मैं एक्टिव मास लॉ में केस नंबर 1 लिखाया, नंबर 2 लिखिए. अब नीचे उसके जस्ट एक्टिव मास लॉ के कई टाइप के एक्सप्रेशन देंगे अभी. ना इफ टू आर मोर देन टू डिफरेंट रिएक्टेंट, if two are more than two different reactant, if two are more than two different reactant participate in reaction, if two are more than two different reactant participate in reaction, participate in reaction, then rate of chemical reaction, then rate of chemical reaction then rate of chemical reaction proportional to the cross product of active mass of, proportional to the cross product of active mass, proportional to the cross product of active mass of two different reactant. डिफरेंट रिएक्टेंट लिख दो. 2 मत लगाओ. 2 रिएक्टेंट 2 ही लगाना, 3 होते तो 3 लगाते. समझ में आ रहा है बेटा? प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट. ये बेटा इक्वेशन आ रहे हैं. ये कौन से सब इक्वेशन है? इक्वेशन को क्या बोलेंगे आप? एक्टिव मास लॉ इक्वेशन. क्या बेटा? क्योंकि एक्टिव मास लॉ के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन डिजाइन हो रहे ना भाई. तो एक्टिव मास लॉ का मैंने सेकेंड केस लिखवाया. आ रहा है समझ में? ओके. हाँ. या के क्या है? फिर से बोलो बेटा. रेट कांस्टेंट. चलिए बेटा, अगर कोई रिएक्शन है इससे, तो आपने उतार ली से उतार लिए. अच्छे से नोट्स बनाना है, हल्के में नहीं लेना है. ठीक है बेटा? अगर ये रिएक्शन है, मान लो, ध्यान दो, A प्लस बी प्लस सी. बेटा इस रिएक्शन में 3 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करके क्या बनाना है बेटा? प्रोडक्ट. तब देन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा बेटा? प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास है ऑफ ए इंटू सी. चलो एक प्रैक्टिस और करो. नंबर 3. चलिए बेटा एक क्वेश्चन लिखिए. काउंट द एक्टिव मास लॉ इक्वेशन. क्वेश्चन लिखिए. काउंट द एक्टिव मास लॉ इक्वेशन फॉर गिवन रिएक्शन. पहले ये लिखना सीखना है आपको. चलिए लिखिए. इस रिएक्शन की लिखिए. देखिए बेटा, अगर मैं कोई इधर ध्यान दो, पहले समझ ले छोटे. ए कन्वर्ट इनटू बी. बी क्या है बेटा? यहाँ प्रोडक्ट. इस रिएक्शन में ए का हाउ मेनी मोल? 1 मोल. इस रिएक्शन में ए के कितना मोल? 2 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है. 3A प्लस 2B लिखूं
तो इस रिएक्शन में AK 3 मोल। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस रिएक्शन के लिए आपको रेट ला इक्वेशन बनाना, सॉरी एक्टिव मास ला इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है बेटा? तो कैसे बनाएंगे बोलो? रेट ऑफ रिएक्शन। अरे एक्टिव मास ला रिलेटेड टू रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिव मास ला किससे रिलेटेड है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। proportional to how many mole of A participate? proportional to active mass of A। देखो मैं कैसे सोच रहा हूं, आपको वही सोचना है। रेट ऑफ रिएक्शन बाय 1 मोल A proportional to active mass of A। सेकेंड मोल A प्रोपोर्शनल टू 1 मोल A प्रोपोर्शनल। अब सेकेंड मोल, एक 2 मोल है ना बेटा, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन बाय 1 मोल A प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A एंड रेट ऑफ रिएक्शन बाय सेकेंड मोल ऑफ A प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A। तो इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो बेटा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे आप? बोलो बोलो। अरे A इंटू A हो जाएगा अब। अरे जब यहाँ A प्लस B था तो एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B था। अब दोनों यही है ना बेटा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बाय 1 मोल A प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A, रेट ऑफ रिएक्शन बाय सेकेंड मोल A प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास A, देन रिजल्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो क्या होगा? बोलो 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 भैया। प्रोपोर्शनल टू A इंटू A होगा ना भाई, इजिकल टू प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर आ गया बेटा। इज दैट क्लियर? या इजिकल टू KA का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। नहीं आया समझ में? अरे क्या नहीं आया? अरे यहाँ A प्लस B था, A प्लस B था तो A के एक्टिव मास और B के एक्टिव मास का प्रोपोर्शनल था। अब 2A का मतलब A प्लस A है ना भाई, तो ये स्क्वायर आ जाएगा ना। इतना सा है, नहीं आया समझ में? ये जो है बेटा 2A, ये 2 क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल ऑफ A रिएक्टेंट। ये 2 क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ A रिएक्टेंट। व्हाट इज द 2? नंबर ऑफ मोल ऑफ which participate in balance chemical equation, which participate in नहीं आया समझ में? तो सीधे सीधे बेटा आप सीधे ऐसे लिख देंगे ना, ये मैं आपको इतना एक्सप्लेन किया, आप सीधे लिख दोगे। रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ 1A इंटू एक्टिव मास ऑफ सेकेंड A, या प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? A स्क्वायर, या इजिकल टू KA स्क्वायर। ये स्क्वायर ब्रैकेट अच्छे से बनाइएगा। ये क्या है बेटा? एक्टिव मास। चलो छापो, छाप रहे हैं ना आप? रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ 1A एंड एक्टिव मास ऑफ सेकेंड A। आ रहा है समझ में? ये स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर? देखो बच्चे जैसे समझा रहा हूँ, इतने बार में भी समझ में नहीं आया तो फिर आपका इंटरेस्ट नहीं, सीधे समझ लेना इधर, फिर आपका इंटरेस्ट कहीं और है। आपको एक्टिव मास ला इक्वेशन पहले लिखते आना चाहिए। क्या लिखते आना चाहिए बेटा? व्हाट इज द K? रेट कांस्टेंट। चलिए अब आप तो बेटा कुल मिला के जो नंबर ऑफ मोल है इसको किसके रूप में ठोकना है बेटा? आपको पावर के रूप में। नंबर ऑफ मोल्स को किसके रूप में रखना है? पावर के रूप। किस प्रोसीजर से रखो समझ में आ गया मतलब? ठीक है। चलिए अब आप एक रिएक्शन ना, काउंट द रिएक्टिव मास ला इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले यही प्रैक्टिस करना है आपको। काउंट द एक्टिव मास ला इक्वेशन फॉर 2A प्लस 3B इजिकल टू प्रोडक्ट। बेटा इस रिएक्शन के लिए एक्टिव मास ला इक्वेशन बनाना है आपको। चलिए देखो बेटा, एक्टिव मास ला इक्वेशन में प्रोडक्ट पर रेट डिपेंड किस पे कर रही है? रिएक्टेंट।
और रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर या रिएक्टेंट की क्वांटिटी पर या रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल पर। अरे नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे तब तो क्वांटिटी ज्यादा होगी। हाँ तो बोलो कैसे बनाओगे? रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर, 2 है तो पावर के रूप में रख दिया आप, इनटू एक्टिव मास ऑफ बी का होल क्यों आ जाएगा? चलिए इजिकल टू के ए रेस टू पावर 2 बी रेस टू पावर 3। आ रहा है समझ में बेटा? ये क्या लिखना सीख रहे हैं आप? एक्टिव मास लॉ इक्वेशन। किस रिएक्शन के लिए अभी आप लिख रहे हैं? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में ये क्या है बेटा? रिएक्टेंट। और ये क्या है बेटा? क्या एक्टिव मास लॉ इक्वेशन में प्रोडक्ट का कहीं जिक्र है क्या? क्योंकि एक्टिव रेट ऑफ रिएक्शन केवल रिएक्टेंट की क्वांटिटी या नंबर ऑफ मोल या उसके एक्टिव मास के पर ही डिपेंड करती है, उसी के प्रोपोर्शनल चलता है। समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का है? चलो ठीक है। आप थोड़ा एक्चुअल रिएक्शन के लिए लिखना सीखो, पहले लिखना ही सीखो आप। चलिए बेटा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। काउंट द एक्टिव मास लॉ इक्वेशन, काउंट द एक्टिव मास लॉ इक्वेशन, बात कम करेंगे। काउंट द एक्टिव मास लॉ इक्वेशन फॉर 2a प्लस बी ध्यान दो रिएक्शन कैसी है, ध्यान दो 3c प्लस डी। अब ये रिएक्शन कैसी है बेटा? अब इस पर एक्टिव मास लॉ इक्वेशन आपको लिखना है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में 2 रिएक्शन चलती है, ये कौन सी है बेटा? फॉरवर्ड, और ये कौन सी है? बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है? ए और बी, और ये क्या है? प्रोडक्ट। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है? और ये क्या है? प्रोडक्ट। तो जब भी आपको रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या लिखना है बेटा? रेट लॉ, सॉरी एक्टिव मास लॉ इक्वेशन। तो आपको फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिखना पड़ेगा, और क्यों? बिकॉज रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिस्ट 2 टाइप ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो नंबर 1 फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट कौन है? अरे ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, रिएक्टेंट कौन है? ए एंड बी। तो एक्टिव मास ऑफ ए रेस टू पावर 2 इंटू एक्टिव मास ऑफ बी इजिकल टू के ए रेस टू पावर 2 बी रेस टू पावर 1। 1 अंडरस्टूड है? अब देखिए बेटा कौन सा के कहलाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन का। तो इसमें बेटा के एफ बोलेंगे, या फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। समझ में आ रहा है? नंबर 2 फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। बोलो बैकवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट कौन है? और ये क्या है बेटा? प्रोडक्ट। तो इनका अब जिक्र नहीं होगा। तो प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ सी रेस टू पावर 3 इंटू एक्टिव मास ऑफ डी रेस टू पावर 1 इजिकल टू के बी। व्हाट इज द के बी? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, एक्टिव मास ऑफ सी का होल क्यू इंटू एक्टिव मास ऑफ डी। आ गया बेटा समझ में? तो याद रखना बेटा, जैसे आपने एक्टिव मास लॉ किस पर अप्लाई किए? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो 2 इक्वेशन बनेंगे। ये बना बेटा इक्वेशन 1 और ये क्या बना? इक्वेशन 2। आ रहा है समझ में? इज दैट क्लियर? ठीक है।
पूरा छाप ले अच्छे से, बहुत ही काम की चीज़ है। अब देखिए बेटा, क्या आपको क्लियर हुआ? इतना पक्का हुआ? ठीक है। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन पे एक्टिव मास लॉ इक्वेशन डिराइव करने बोला है तो आपकी मजबूरी है कितने रिएक्शन पे करोगे? 2 रिएक्शन पर, एक फॉरवर्ड पर और एक बैकवर्ड। नंबर ऑफ मोल्स को किसके रूप में यूज करोगे बेटा? पावर के रूप। आ रहा है समझ में? याद रखिए। चलिए जरा अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मैं हर थ्योरी क्वेश्चन लिखवा के करवाना चाह रहा हूं। आ रहा है समझ में? ठीक है। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? व्हाट इज द के ऑफ कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन? व्हाट इज द के बी रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन? आपको मालूम है बेटा जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, अबे कुछ बोलना है तो मुंह से बोल, फेंक फाक क्यों कर रहा है? भूख लगी करे? इधर ध्यान दे। ये जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शन है इन और नेचर, आपको मालूम है कभी ना कभी किस फॉर्म में आएगी, किस फेज में आएगी? इक्विलिब्रियम। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वो उससे आना ही है। आ रहा है बेटा समझ में? ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए बेटा। इस क्वेश्चन से अब चैप्टर स्टार्ट होता है। हम लोगों ने एक्टिव मास पढ़े, फिर एक्टिव मास लॉ पढ़े, एक्टिव मास लॉ रिवर्सिबल रिएक्शन पे भी पढ़े और इरिवर्सिबल। लेकिन जैसे आप रिवर्सिबल पे पढ़ोगे तो इक्विलिब्रियम फेज आएगी, तो उस समय एक्टिव मास लॉ इक्वेशन से क्या चीज़ नई समझ में आएगी, क्या नई चीज़ निकल के आएगी, वो बता रहा हूँ मैं। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? ठीक ना बेटा? क्वेश्चन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ना बेटा, डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डिस्क्राइब क्या बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके। ये कब आता है मालूम बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, जब रिवर्सिबल रिएक्शन पे एट इक्विलिब्रियम आप फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट का रेशियो लेंगे, तब आपको क्या मिलेगा बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के एफ और के बी कौन से कांस्टेंट है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। आ रहा है समझ में? तो फिर इसका डिस्क्राइब या डिफाइन करके बेहतरीन क्वेश्चन। पूरा चैप्टर अब इसी क्वेश्चन पर चलेगा, इसी जो फार्मूला या डेराइव होगा उसी पर पूरा चैप्टर खड़ा है अब। आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन लिखिए, लिख डाले आपने। डिस्क्राइब और डिफाइन क्या बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ना बेटा, इन रिवर्सिबल रिएक्शन, आंसर कैसे लिखना देखो। इन रिवर्सिबल रिएक्शन in reversible reaction the in reversible reaction the नहीं बेटा at equilibrium in reversible reaction at equilibrium क्या लिख रहे हो उस पर ध्यान, केवल लिखो मत। क्या लिख रहा हूं मैं और जो लिख रहा हूं क्या मुझे वो क्लियर हो रहा है? ये इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। आपने क्यों लिख लिए, नोट्स बना लिए, फिर रट के पास हो गए, अपनी लाइफ एक्सपायर कर चुके आप, खास 11-12 की थ्योरियों में। तो क्या लिखिए बेटा? इन रिवर्सिबल। आपको मालूम है रिवर्सिबल रिएक्शन कभी ना कभी इक्विलिब्रियम में आएगी, और जैसे क्या आएगी बेटा? किस फॉर्म में आएगी? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में आने का मतलब क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ, इस पर चर्चा हो चुकी है हमारी। तो बेटा इन रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम द रेशियो ऑफ the ratio
ऑफ किसका रेशियो, द रेशियो ऑफ KF and KB, the ratio of KF and KB, rate constant of forward reaction and rate constant of backward reaction. The ratio of KF and KB is known as equilibrium constant. Equilibrium कांस्टेंट, ये किसका डेफिनेशन है बेटा बोलिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ओके पक्का। चलिए अब इस डेफिनेशन से मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन या फार्मूला लेके आ रहा हूं, इसी डेफिनेशन से। चलिए और आपकी प्रैक्टिस होगी बेटा, एक बार ध्यान दो। सपोज सब समझना बेटा, पेन रख दीजिए, मैं टाइम दूंगा आपको। सपोज Ma प्लस NB, वाई एम एन एन बोलो बेटा क्या है ये, व्हाट एम एन एन, दोज मॉलिक्यूल ऑफ A and B रिएक्टेंट विच पार्टिसिपेट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे मैं 2A प्लस 3B लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये किसकी वैल्यू है बेटा, M और N की वैल्यू है, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट करके कोई प्रोडक्ट बना रही है। ओके तो बेटा Ma प्लस NB रिवर्सिबल फॉर्म में क्या बना रही है बेटा, Xc प्लस YD। X और Y क्या है बेटा, द नंबर ऑफ मोल ऑफ C एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ D विच प्रोड्यूस इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक रिएक्शन है बेटा Ma प्लस NB इज इक्वल टू Xc प्लस YD। What is the M, N, X, Y? Number of mole of reactant and product A, B, C, D. Is that clear? Okay. आपने क्या डेफिनेशन लिखे हो, इस डेफिनेशन से मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या लेके आ रहा हूं बेटा, इक्वेशन। आपको कहीं भी रटना नहीं है, मैं ये सोचता हूं, क्योंकि साइंस का मतलब कहीं भी रटना नहीं होता है। हाँ जहां रटना होता है वो बता देंगे आपको। आ रहा है समझ में? अब देखो बेटा, अब रेटा, अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस पर क्या अप्लाई करेंगे बेटा, एक्टिव मास लॉ। क्या? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A रेज टू द पावर M एक्टिव मास ऑफ B पावर N इजिकल टू K A रेज टू पावर K, कौन सा K, F। फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है ना बेटा, A रेज टू पावर M B रेज टू पावर, इज दैट क्लियर? ये आ गया बेटा रेट इक्वेशन या एक्टिव मास इक्वेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। आप किसके लिए निकालना है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, 12th तक जाती है बेटा सब चीजें। 11th में जो भी पढ़ोगे केमिस्ट्री में पूरा 12th में जाता है, पूरा का पूरा 12th में। जबकि 11th फिजिक्स का 12th फिजिक्स में बहुत कम कनेक्शन है। 11th फिजिक्स पूरा मैकेनिक्स है, साउंड है, वेव्स है, और वहाँ पूरा 12th में इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, मैग्नेट है। बहुत कम इंटर रिलेशन है किसका, 11th फिजिक्स का और 12th फिजिक्स। बिल्कुल आप 10th के बाद डायरेक्ट 12th फिजिक्स पढ़ सकते हो, लेकिन आप 10th के बाद डायरेक्ट 12th केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपको 11th केमिस्ट्री से गुजरना पड़ता है। ये बेसिक डिफरेंस है केमिस्ट्री और फिजिक्स में। आप 10th के बाद डायरेक्ट 12th फिजिक्स पढ़ सकते हो, 11th फिजिक्स वहाँ कहीं भी नहीं आएगी, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है 11th फिजिक्स में और 12th फिजिक्स में। जबकि केमिस्ट्री के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपने एक भी टॉपिक चूक गए यहाँ, जो बेसिक टॉपिक है, 12th में आपको कोई भी केमिस्ट्री का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। जबकि फिजिक्स में आप अगर 11th फिजिक्स नहीं भी पढ़ते तो 12th फिजिक्स का उसका कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल अलग नेचर की फिजिक्स है 12th में। पूरा इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है और मैग्नेट है, और इधर पूरा मैकेनिक्स चल रहा है आपका। ओके, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप 11th केमिस्ट्री चूक गए तो 12th केमिस्ट्री तो बिल्कुल ऊपर से जाना, ये एक भी नहीं बनने वाली आपसे, और ये पूरे फार्मूले फिर वहां देखने मिलते हैं। हाँ तो बेटा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द बैकवर्ड रिएक्शन के लिए C और D क्या है बेटा, रिएक्टेंट, और A और B क्या है बेटा, प्रोडक्ट। तो एक्टिव मास ऑफ C रेज़ टू द पावर
एक्टिव मास ऑफ डी पावर इजिकल टू के बी सी रेस टू पावर एक्स एंड एक्टिव मास ऑफ डी रेस टू पावर वाई। ये दो इक्वेशन बन गए बेटा आपके फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिव मास वाला इक्वेशन एंड फॉर। अब डेफिनेशन क्या बोलती है? इन रिवर्सिबल रिएक्शन एट द रेशियो ऑफ आ रहा है समझ में? ओके बेटा, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम, ध्यान देना, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम क्या बेटा? रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया है, कंडीशन क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यही है ना भाई? और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या काउंट किया बेटा आपने? इजिकल टू क्या? के एफ ए रेस टू पावर बी रेस टू पावर, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का क्या काउंट किया आपने? के बी सी रेस टू पावर डी रेस टू पावर। एनी प्रॉब्लम? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का यही इक्वेशन काउंट किया और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का यही इक्वेशन काउंट किया। आ रहा है समझ में? अब देखिए बेटा, इधर वन बाय वन चलेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। देयरफॉर के एफ अपॉन के बी, इक्वेशन देखो अब मेथ्स आ गई है, के एफ अपॉन, तो बेटा के एफ इसके साथ तो ये आप इनवर्स हो जाएंगे, इजिकल टू सी रेस टू पावर एक्स डी रेस टू पावर अपॉन ए रेस टू पावर बी रेस टू पावर। ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से अगर दोनों को इक्वल करके लिखेंगे तो यही इक्वेशन आएगा ना बेटा? ये तो मैथ्स हो गई, अब केमिस्ट्री खत्म हो गई है। आ रहा है समझ में? और क्या है डेफिनेशन? इन रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाया तो दोनों रेट इक्वल है, तो दोनों रेट इक्वेशन को इक्वल लिखा, तो यहां से नया फार्मूला है के एफ अपॉन के बी इजिकल टू सी रेस टू पावर एक्स इंटू डी रेस टू पावर वाई अपॉन ए रेस टू पावर एम इंटू बी रेस टू पावर क्या बेटा? एन। और इसी इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम के सी। के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इज द रेशियो ऑफ के एफ एंड के बी, सी रेस टू पावर डी रेस टू पावर, ठीक है बेटा, ए रेस टू पावर बी रेस टू पावर। अब देखिए बेटा, समझना, जब भी देखो रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रही है और बैकवर्ड, लेकिन रिएक्शन को मैं किस डायरेक्शन की कहूं? रिएक्शन को हमेशा फॉरवर्ड ही कहूं। अच्छा एक मिनट, अगर आपको मैं पूछूं कि आप प्रोडक्ट कौन है और रिएक्टेंट कौन है तो आप कंफ्यूज हो गए ना। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन को देखते हैं तो ये प्रोडक्ट और ये क्या है बेटा? और बैकवर्ड को देखते हैं तो ये क्या है? प्रोडक्ट और ये क्या है? लेकिन फिर भी मैंने आपसे पूछा कि रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन है, तो आप फॉरवर्ड रिएक्शन की प्रोडक्ट को एक्चुअल प्रोडक्ट के फॉर्म में काउंट करेंगे। नहीं आया समझ में? आप कंफ्यूज ये है कि मैंने आपको पूछा कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट कौन है, तो आप तो चुप ही हो जाओगे यार कि मैं फॉरवर्ड का बताऊंगी। लेकिन अगर आपको इसमें बेटा IUPAC की टर्मिनोलॉजी बोलती केमिस्ट्री की, आप रिएक्शन को फॉरवर्ड ही काउंट करें, रिएक्शन को, तो जो फॉरवर्ड के प्रोडक्ट होंगे वो एक्चुअल प्रोडक्ट माने जाएंगे, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हमेशा फॉरवर्ड ही पहले हुई है ना, और फॉरवर्ड के बाद क्या स्टार्ट हुई है? बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड के प्रोडक्ट को ही प्रोडक्ट मानना IUPAC टर्मिनोलॉजी है, इंटरनेशनल केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी है। और फॉरवर्ड के रिएक्टेंट को क्या मानना है बेटा? रिएक्टेंट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, KC इजिकल टू सी और डी एक्चुअली क्या माने जाएंगे? प्रोडक्ट। मैंने, मेरी प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको पूछा गया कि रिवर्सिबल रिएक्शन में कौन प्रोडक्ट और कौन रिएक्टेंट, तो आप फॉरवर्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट को ही प्रोडक्ट माने और उसके रिएक्टेंट को ही रिएक्टेंट माने। भाई कोई एक डायरेक्शन तो लेना पड़ेगा ना आपको।
तो बेटा केसी इजिकल टू क्या लिख दूं मैं, सी और डी क्या है, प्रोडक्ट, अरे है ना भाई, प्रोडक्ट पी लिख दूं, और इन पर पावर क्या है बेटा, तो पावर का क्या होता है, सम, अरे सम होता है ना भाई, एक्स प्लस अपॉन ए और बी क्या है बेटा, रिएक्टेंट है ना। मेरी बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में आप किसे प्रोडक्ट मानेंगे, जो फॉरवर्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट है उसको पूरी रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट माना जाएगा। आ रहा है समझ में, क्योंकि रिएक्शन फर्स्टली स्टार्ट फॉरवर्ड ही हुई है ना बेटा, उसके बाद बैकवर्ड स्टार्ट हुई है, और जब दोनों का रेट क्या हो गया, इक्वल, तो हमने बोले यार इक्विलिब्रियम आ गया। आ रहा है समझ में, एम प्लस, ये किसका फार्मूला है बेटा बोलो, तो पहले ये स्टेप चलेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो आपकी डेफिनेशन कंफर्म हो गई। और जैसे डेफिनेशन को इक्वेशन में चेंज किया है, तो केसी का दो फार्मूले हैं आपके पास। केसी कौन से दो फार्मूले, केसी इजिकल टू के एफ अपॉन, और केसी इजिकल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। नहीं आया समझ में, पक्का छापो। हाँ लिखिए बेटा, इसमें जो केसी है, व्हाट इज द केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो चलिए यहाँ केसी के बारे में लिखिए थोड़ा सा। बेटा केसी इज द, ओए केसी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब बेटा इक्विलिब्रियम को मैं पूरा कंप्लीट नहीं लिखूंगा, सीधे इक्यू लिखूंगा, आप समझ जाओगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और के याद रखना बेटा, यहाँ एमसीक्यू आ रहा है एक, केसी की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट हो हमारे केमिस्ट्री में, उसकी वैल्यू ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। आ रहा समझा, इट्स वैल्यू अंडरलाइन करो, लिखो इसके बारे में, ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो केसी क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और ये दो कांस्टेंट का रेशियो है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का एंड बैकवर्ड रिएक्शन, के एफ अपॉन के बी इजिकल टू के सी। देखो बेटा, दो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, मैं इसमें पढ़े हुए आपने, दो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, कांस्टेंट। दो कांस्टेंट का एड भी क्या होता है, कांस्टेंट। दो कांस्टेंट का डिवाइडेशन भी क्या होता है, कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट है। आ रहा है समझ में, अब ध्यान दो। चलो अब आप डायरेक्ट किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डायरेक्ट आपको केसी का फार्मूला लिखते आना चाहिए। मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं, भूलना नहीं, N2 प्लस थ्राइस S2 इजिकल टू ट्वाइस NS, इजिकल टू मानिए रिवर्सिबल साइन है, क्या बेटा, मिस ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी चल रही है और बैकवर्ड। तो चलिए इस रिएक्शन के लिए केसी का फार्मूला डायरेक्ट में उतारो जल्दी फटाफट। प्रोडक्ट कौन है, अरे अमोनिया है ना, तो एक्टिव मास ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर, प्रोडक्ट एक ही है ना बेटा, एक्टिव मास ऑफ N2 का पावर कितना आएगा, 1, अरे रिएक्टेंट है ना भाई, एंड एक्टिव मास ऑफ H2 पावर कितना आएगा, 3। हमने डायरेक्ट लिखना सीख गए हैं किसका फार्मूला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आ रहा है बेटा समझ में, चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन में लिखो, काउंट द इक्वेशन ऑफ केसी, क्वेश्चन बनाओ, काउंट द इक्वेशन ऑफ केसी फॉर N2 प्लस थ्राइस S2 इजिकल टू ट्वाइस NS3। डायरेक्ट में लिखना सीखो। अब कैसे लिखते समझ में आ गया ना बेटा, अब डायरेक्ट में लिखना सीखो, अब पूरी प्रोसीजर से आपको गुजरना नहीं है। आ रहा है समझ में, चलिए अगला क्वेश्चन,
बिल्कुल 1 सेकेंड में लिखते हैं ना सबको। काउंट द इक्वेशन ऑफ केसी फॉर ट्वाइस SO3 इजिकल टू मीन्स रिवर्सिबल साइन ट्वाइस SO2 प्लस O2। जल्दी फटाफट से लिखो जल्दी। प्रोडक्ट कौन है? SO2 एंड O2। और नंबर ऑफ मोल को किसके रूप में रखना है? पावर के रूप में। तो एक्टिव मास ऑफ SO2 का होल स्क्वायर इंटू एक्टिव मास ऑफ O2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ SO3 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा? लिख लो अब डायरेक्ट। आपने क्या लिखना सीखे आज? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन। आ रहा है बेटा समझ में?